आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के शहर जो अभी सेंशन हुई है टाउन दक्खन तहसील गड़िया सीन में, उसके करीब एक बड्डो शहर है, वहाँ पे ईसानी हाउस पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र ईसानी साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि अभी ये ईसानी फैमिली में आपने सियासी हवाले से जो काम कर रहे हैं, तो अभी आपके ख़ानदान में पहले भी किसी ने सियासत की है या आप पहले फ़र्द हैं ईसानी फैमिली में जिसने सियासत में कदम रखा है? असल में ईसानी फैमिली कोई तकरीबन 150 साल से गवर्नमेंट सर्विस और वैसे आम पब्लिक सर्विस में रही है। हमारे कुछ लोग जो हैं ब्रिटिश टाइम्स में, कॉलोनियल टाइम्स में कलेक्टर भी रहे हैं और जज भी रहे हैं और सिविल सर्विस में, और प्रोफेशनल्स लॉयर्स, डॉक्टर्स, और बेशुमार डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज़ हैं। मैं ख़ुद पीएचडी हूँ इकोनॉमिक्स में, लेकिन सियासत से हम हमेशा दूर रहे हैं। हमारी प्रेजेंस गांव में बड़ी कम रही है, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी ज़मींदारी कभी भी छोड़ी नहीं। हमने गांव कभी छोड़ा नहीं। पिछले 100 और 25-26 साल से हम यहाँ से बाहर हैं, कराची में रहते हैं। और ये अगर आपने आते वक्त इसमें प्लैक देखी हो इस बंगले पे, तो उस पे लिखा हुआ है 1896। ये बंगला 1896 में बना है, लेकिन हम उसके बाद फिर जो बाहर ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहरों में बल्कि जो इंटरनेशनली यूरोप और अमेरिका में भी हम शिफ्ट कर गए हैं। हमारी एक ट्रेडिशन यहाँ बिसाइड्स सिविल सर्विस के, वो है आर्म्ड फोर्सेस की, जो सिंधी माशरे में या सिंधी कम्युनिटी में बहुत कम रहा है रुझान। अब कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जिस ज़माने में पाकिस्तान बनते वक्त से लेके और उसके बाद, मैं ख़ुद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, मैंने रिज़ाइन किया था 1972 में। तो हमारी एक ये वाहिद फैमिली है सिंध की जिनके बहुत सारे लोग नेवी, एयरफोर्स एंड पर्टिकुलरली आर्मी में हम रहे हैं। तो हमारी कंट्रीब्यूशन आर्मी में भी है, सिविल सर्विस में भी है, प्रोफेशंस में भी है। लेकिन पॉलिटिक्स से हम हमेशा दूर भागे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे बड़े यही हमेशा कहते थे कि ये बहुत एक यहाँ के हिसाब से, वैसे तो मैं अपने ख़ुद समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस है, लेकिन यहाँ से के हिसाब से करप्शन में मायड है और बड़े इधर के मसले हैं। ज़्यादातर अनपढ़ या क्रिमिनलाइज्ड भी है पॉलिटिक्स यहाँ की। अच्छा, ये ईसानी साहब बताइए कि हमने सुना है अपने ज़राए से कि आपको अपने फैमिली के मेंबर्स भी मना कर रहे हैं कि आप सियासत ना करें, क्योंकि हम यहाँ की सियासी उस ढांचे में फिट नहीं आते और हम यहाँ के उस कल्चर को हम नहीं अपना पाते जो सियासी कल्चर है। तो इस हवाले से आप सियासत ना करें, तो फिर भी मतलब है कि आप सियासत कर रहे हैं? जी, ये बात सही है। मुझे कई दफ़ा एडवाइस किया गया, मेरे बड़े भाई हैं या जो भी कज़न्स वगैरह ने, कि हम कभी रहे नहीं सियासत में झूठ और सियासत में करप्शन और ये बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं सियासत को एक पब्लिक सर्विस समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि सियासत में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मेरे लिए खुदगर्जी की बात होगी कि मैं अपना काम करके और कराची चला जाऊँ या न्यूयॉर्क चला जाऊँ और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको अपने हाल पे छोड़ दूँ।
यहाँ के रोड रास्ते आप देख रहे हैं, यहाँ की ये पिछले 4 साल में जो छोटी सी तब्दीली आई है इस बड्डो में या बड्डो यूनियन काउंसिल बड्डो में, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैंने जोर दिया, मैंने कुछ रोड बनवाए अंदर, वरना बारिशें जब होती थी तो न कोई बड्डो के अंदर आ सकता था न बड्डो से बाहर जा सकता था। करके इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारे यहाँ एमएनए हैं, एमपीए हैं, जो पिछले 30 साल से कर रहे हैं, जो एक अब दखन बड्डो रोड पे आप आए हैं तो आपने देखा एक पुल जो है वो टूटी हुई है, खड्डा है उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें मोटरसाइकिल रात को अगर फंसती है तो फिर मोटरसाइकिल वाला बेचारा बचता नहीं है। वो पिछले पता नहीं कितने सालों से, और ये काम है सिर्फ शायद कुछ लाखों का, लेकिन इतने 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के फंड्स मिलते हैं एमएनए एमपीए को, लेकिन किसी ने आज तक ये 2-4 लाख 5 लाख की पुल नहीं बनवाई। अच्छा ईसानी साहब, ये बताइए कि आपने मेरे ख्याल में एक मरतबा कोलेशन जो इलेक्शन थी उसमें नून लीग के टिकट पे आप तो नहीं लड़े, लेकिन आपने सपोर्ट की ये जो हमारे हैं इम्तियाज़ खान बाबर की, तो उसने भी कोई खातर ख्वाह वोट वो ना ले सके। और अभी आपने फिर जीडीए के प्लेटफार्म पे जो पार्टिसिपेट किया गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में, उसमें भी आपको कोई खातर ख्वाह मतलब है कि वो आपको सपोर्ट ना मिल पाई लोगों की तरफ से। तो अभी क्या मतलब है कि इरादा है सियासत का, अभी और आगे चलेगी या कोई मतलब है कि हौसला शिकनी हुई है? नहीं, देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो मैंने सपोर्ट की थी उसमें देखें यहाँ की सियासत कुछ और नौयत की है। अगर मैं उस पर थियोराइज़ करूँ, थ्योरी आपको यहाँ के सियासत की बताऊँ तो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैंने भी बहुत इसका मुताला किया है, मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है, कैसे सियासत होती है और ये वो। तो वो इम्तियाज़ बाबर को मैंने सपोर्ट इसलिए किया था कि वो पार्टी के थे, और मुझे भी पता था, उस वक्त भी पता था मुझे कि वो कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर वो हैं, कैंडिडेट हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं था। अब जो मैंने जो 2018 में जो इलेक्शन लड़ी थी, वो देखें, अब मैं फिर वही यहाँ के सियासत की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात यह है कि मेरा दूसरा नंबर था, तकरीबन 15-16 हज़ार वोट थे। अब जो जीता और जो पिछले 25 साल से जीत रहा है उसके 51,000 वोट्स कैसे आ गए जब पिछली दफ़ा 26,000 से, तो ये आप उसका हिसाब लगाएं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो जीडीए का प्लेटफॉर्म था, अभी मैं खुल के बात कर रहा हूँ, उसमें जो मुझे जिनके साथ मैं मिल के और ये मैं कर रहा था कैंपेनिंग वगैरह, तो वो क्वाइटली दूसरी कैंप को भी सपोर्ट कर रहा था। तो और फिर तीसरी बात ये कि जब हम जीडीए एक बनी थी और जीडीए के अलायंसेस थे, अब जीडीए के अलायंसेस तहरीक इंसाफ के साथ थे, जीडीए के अलायंसेस जमीयत उलमा इस्लाम के साथ थे। तो अगर आप ये देखें तो मेरे तो जो भी 15-16 हज़ार वोट आए, 10,000 वोट जमीयत उलमा इस्लाम के भी आए, वो भी थे, फिर 5,000 वोट या 6,000 वोट तहरीक इंसाफ के भी आए, जिसमें ये इम्तियाज़ बाबर ख़ुद मेरे सामने खड़े हुए थे। इनको या मुझे या किसी एक को सिर्फ होना था कैंडिडेट, तो वो सूरत हाल बिल्कुल बदल जाती। और फिर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो कैंडिडेट यहाँ से जीता है पीपल्स पार्टी का, उसका करप्शन का रिकॉर्ड क्या है और उसके पास कितने ख़जाने हैं। मैंने तो मैं तो जो नॉर्मल खर्चे हैं वो मैंने किए। लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हमें इतने इतने पैसे दें, हम इतने आपको वोट दिलवा देंगे। मैंने कहा भाई मैं वोट खरीदने तो नहीं आया हूँ, ये कोई बाजार लगी हुई है, मैं यहाँ पब्लिक सर्विस के लिए आया हूँ, मुझे एमएनए नहीं बनना, एमपीए नहीं बनना। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूँ कि 1999 में, क्योंकि मेरा फ़ौजी बैकग्राउंड भी है और मैं पीएचडी हूँ इकोनॉमिक्स में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, तो जिस वक्त 99 का मार्शल लॉ लगा मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया। अब अभी भी हयात हैं कोर कमांडर कराची मुज़फ़्फ़र उस्मानी, लेफ्टिनेंट जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी, उनसे आप जाके पूछ लें कि
कितनी मुझे मिनिस्ट्रीज वो ऑफ़र कर रहे थे जो मैंने रिफ्यूज़ की 99 में। तो मुझे ना MPA बनना है ना और मैं समझता हूँ कि ये जो MNAs हैं यहाँ के या MPAs हैं, उनका न सोशल स्टेटस मेरे से ज़्यादा है, न उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेरे से ज़्यादा हैं, न उनकी कोई माशाल्लाह मैं बिज़नेस भी करता हूँ, मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन भी शायद उनसे, उनके करप्शन के बावजूद भी बेहतर है उनसे। अच्छा, ये जो ईसानी साहब अब बताइए कि आपने मेरे ख्याल में पहली दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था ये 18 में? नहीं, मैंने 1990 में MNA की इलेक्शन की थी और उसमें भी बहुत अच्छे मेरे। ये किसके प्लेटफॉर्म पे लड़ी है? वो मैं एज एन इंडिपेंडेंट था, लेकिन वो 1990 की इलेक्शन जो थी MNA की इलेक्शन, वो थी वही जो इनफेमस इलेक्शन जिसमें मेहरान बैंक और असलम बेग साहब का नाम आता जाता रहता है, ISI वगैरह का जो है, जिसमें नवाज शरीफ साहब पहली तो दफ़ा। यहाँ पे आपके अपोजिट में कौन सा कैंडिडेट? मैं आपको बताऊं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें मैं अब जाना नहीं चाहता। उसमें एक कैंडिडेट आ गए बाहर से, मिस्टर मुमताज़ भुट्टो, जिनका यहाँ गढ़ी यासीन से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनका कहना ये था कि अब मुझे याद, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन उनकी वो मेरे पास यहाँ बड्डो भी आए और यही मैसेज देने आए कि जी मुझे जो है आपकी ईसानी फैमिली की सपोर्ट है तो मैं यहाँ आया हूँ, वरना मेरा कोई काम नहीं था यहाँ आने का, तो आप जो है वो विड्रॉ कर लें। तो मैंने उस वक्त उनसे ये कहा था कि देखिए मैं विड्रॉ नहीं करूँगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, आप बाहर के हो, आज इलेक्शन लड़ोगे, इलेक्शन जीत भी गए तो दोबारा यहाँ आप आओगे नहीं, तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप विड्रॉ कर लें। बहरहाल उसमें ये हमारे दोस्त जुनैद, मरहूम जुनैद जुमरो साहब भी उनके साथ थे और बड़े लोग थे। तो जितने भी फैमिली बेस्ड सपोर्ट मुझे मिलनी थी और उनके साथ जो नादिर कमारियो साहब थे या दूसरे तीसरे, वो सब अबैंडन कर गए मुझे। तो उसमें हम दोनों ने लड़ी थी इलेक्शन और हम दोनों की इलेक्शन में तीसरा आदमी जीत गया था। अच्छा अच्छा, ये ईसानी साहब बताइए कि अभी आपका जो मेरे ख्याल में माहिर साहब के साथ सियासी कोलेशन, पहली मर्तबा आपने उसके कोलेशन में इलेक्शन लड़ी, तो उसके साथ कैसा तजुर्बा रहा? वो पुराना सियासतदान है यहाँ का और हमेशा मतलब जीता आया है, और उसके लिए ये कहावत भी यहाँ पे मशहूर है कि एक मर्तबा मोहतरमा शहीद रानी ने उनको कहा था कि आप जो है ना कि इलेक्शन न लड़े या हम दूसरा कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, तो उसने कहा था कि बीबी यहाँ पे मेरी इतनी गिरफ्त मजबूत है कि अगर आप भी यहाँ लड़ोगी इलेक्शन मेरे सामने तो फिर भी आप भी नहीं जीत पाओगी, मैं जीत पाऊँगा। तो ऐसे मजबूत सियासतदान के साथ आपने साथ इलेक्शन लड़ा, तो कैसा तजर्बा रहा? देखिए, ऐसे मजबूत सियासतदान के साथ अगर मैंने इलेक्शन लड़ा तो कुछ उसका मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ मुझे फ़ायदा? उनकी स्ट्रेंथ तो लखी में है, क्यों मुझे भी 15-16 हज़ार वोट मिले, लेकिन वो सारे मेरे अपने यहाँ से गढ़ी यासीन से वोट थे। उनकी सपोर्ट अगर इतनी ज़्यादा थी, उनकी अगर इतनी ताकत थी, तो वो क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर सके वो वोट मेरी तरफ? क्या मैं बाहर से कोई एलियन आया था या क्या? देखें, यहाँ की सियासत जो है बड़ी गंदी सियासत है, पैसों की सियासत है। तो आप मतलब इसकी वजाहत करें कि फिर आपने जी, तो मेयर साहब ने कोई आपको, मैं आपको वही वजाहत कर रहा हूँ ना, बहुत साल गुजर गए, 2-2.5 साल गुजर गए, मैं वजाहत कर रहा हूँ उस बात की कि सबसे पहली बात यह है कि ये एक मिथ है किसी की भी कि जी वो यहाँ से अगर बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भी अगर यहाँ उनके ख़िलाफ़ लड़ती तो वो शायद विड्रॉ भी कर जाते अगर वो लड़ती। तो ऐसी बात नहीं है, कोई भी इनविंसिबल नहीं है। ये मैं अभी अगली इलेक्शन आएगी ना तो उसमें सब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन इनविंसिबल है कौन नहीं है। बात यह है जी कि इस इलेक्शन में माहिर साहब MNA की सीट कमारियो साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ 7,000 वोट से जीते हैं। इसका मतलब ये है कि नेट मार्जिन जो है वो 3,500 वोट अगर इधर जाते या उधर जाते
तो काम उनका पूरा हो जाता। मेरे 15,000 से ज़्यादा वोट थे और सारे मेरे अपने वोट ये गांव के और यूनियन काउंसिल के वोट थे। अगर मेरी सपोर्ट दूसरी तरफ चली जाती और मेरे पास, मुझे बहुत दफ़ा उन्होंने कमारियो फैमिली ने अप्रोच किया कि जी आप गौस बख्श साहब को छोड़ दें और आप फिर ये हम करेंगे और वो करेंगे। तो अगर मेरी सपोर्ट नहीं होती इस इलेक्शन में, और मैं ये खुल के आज बात कर रहा हूँ, अगर मुझे गौस बख्श साहब ने सपोर्ट नहीं किया, गौस बख्श साहब ने रिपीटेड मुलाकातें की आगा सिराज दुरानी से, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने आगा सिराज दुरानी की सपोर्ट की, घूमते मेरे साथ थे, हम एक ही गाड़ी में भी घूमते थे, लेकिन वो सपोर्ट, वो यही कहते थे कि जी ये एमएनए की इलेक्शन, एमएनए का वोट मुझे देना, एमपीए का आपकी मर्जी है, इसका क्या, मैं साथ बैठा हुआ हूँ और वो कह रहे हैं कि जी एमएनए एमपीए का आपकी मर्जी है, इसका क्या मतलब हुआ। तो ये उनकी, अगर ये वो समझते हैं कि वो इनविंसिबल हैं तो उनकी ये गलत फहमी है। 7,000 वोट से सिर्फ जीते हैं, जबकि मेरे अकेले के जो उनके सपोर्ट के बगैर, हाँ पीर साहब के वोट थे मुझे मिले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पीर साहब पगाड़ा जिनकी प्लेटफॉर्म पे मैं जीता था, उनके मुझे वोट भरपूर, जो भी उनके वोट थे यहाँ वो सारे मुझे मिले। लेकिन इसके बावजूद अगर ये बड़ों में उनको वोट नहीं मिलते महर साहब को, या दूसरे जो मेरे यहाँ जो वोटर हैं, जो और कुछ नहीं तो मेरे अपने वोट तो 7, 8, 10 हज़ार थे ही थे ना, अगर वो मैं दूसरी तरफ ले जाता तो महर साहब कहाँ बैठे होते सर। अच्छा, तो अभी जो आइंदा इलेक्शन है तो आपका क्या फिर ख्याल है सियासी हवाले से? एक जो तो पार्टी में अगर आप रहे तो पार्टी जो फैसला करेगी वही होगा, लेकिन आपका अपना ख्याल आइंदा मतलब है कि कमारियों के साथ फिर कोलेशन करने का है? देखें, मैं जो सियासत कर रहा हूँ शुरू से, यानी मैं जब से अमेरिका से पढ़ के वापस आया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी रहा हूँ। बाय द वे मेरी इनके साथ गौस बख्श महर साहब के साथ मेरी बड़ी पुरानी वो वाकफियत है। हम जो है यानी चेयरमैन भी ये जो बने हैं, शुरू में पहली दफ़ा भी जब ये चेयरमैन बने, वो उसमें भी हम इनके पुष्ट में मौजूद थे। हम गज़नफ़र इसानी साहब की ये एक्नॉलेज करेंगे ख़ुद कि जी उन्होंने मुझे सियासतदान बनाया यहाँ। लेकिन और उस बात को आप ख़ुद भी जानते हैं, तकरीबन 50 साल होने वाले हैं इस सारे वाक़े को, तो मैं उनको इतना पुराना जानता हूँ। अब रही बात मेरी सियासत की, तो मेरी सियासत हमेशा लोकल रही है, यानी मैं किसी पार्टी का, मुझे ये जो 1990 की इलेक्शन है उसमें गौस अली शाह साहब ने, जो कि अब फिर हमारे मोहतरम हैं, जीडीए में भी हैं, पर 1990 में वो नून लीग के करते धरते थे पूरे सिंध में, तो उन्होंने मुझे 1990 में भी कहा था कि यार ये आप आज़ाद ना लड़ो, आप हमारी टिकट ले लो, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दी थी टिकट 1990 में। तो मेरी पार्टी से कोई सरोकार मेरा नहीं है, मेरा लोकल लेवल पे है, मैं अपोज़ करता हूँ, मेरी ऑपोजिशनिस्ट वो है, जो भी यहाँ गंद हो रहा है उसके ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ। मुझे पता है कि मैंने न कभी एमएनए बनना है न एमपीए बनना है, वजारत मैंने ख़ुद एक्सेप्ट नहीं की फ़ौजी दौर में, तो मैं जो भी सियासत कर रहा हूँ वो मैं बाउंड नहीं हूँ किसी एक से। हाँ, कल को मुझे अगर कमारियो साहब ये अश्योरेंस दें कि जी यहाँ के रोड रास्ते और यहाँ थोड़ी सी ज़रा अपनी जो है जहन थोड़ा सा ज़रा लोगों की तरफ भी दें, और ये जो बदमाशियाँ वगैरह हो रही हैं इसको थोड़ा सा ज़रा कम करे, लोगों को बचाए, तो मैं उनकी तरफ भी जा सकता हूँ। आई एम नॉट बाउंड, मैं तो किसी से कोई सियासत के तौर पे मैं किसी से बाउंड तो नहीं हूँ। अब यहाँ पे मेरे लगे हुए थे ये गौस अली शाह साहब के और नवाज़ शरीफ साहब यहाँ आए थे। नवाज़ शरीफ साहब का हमने गढ़ी यासीन तालके में 3 दफ़ा जलसा करवाया। एक दफ़ा हमने रखन में करवाया, एक दफ़ा हमने मदईजी में करवाया, एक दफ़ा गढ़ी यासीन में करवाया, और जब वो कामयाब हुए 2013 में, तो उन्होंने
कभी इस तरफ का रुख तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी कोई जगह है। तो लिहाजा फिर हमने ऐसे आदमी से क्या करना है, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। अच्छा, ये ईसानी साहब आप बताइए कि आप इस वक्त भी जो ज़्यादातर बात कर रहे हैं बड्ढों की कर रहे हैं, और यहाँ पे जिस तरह के सियासी पॉलिटिकली हवाले से लोग शहरों को अपने कब्ज़े में ले रहे हैं, जिस तरह के अभी मतलब है कि महर साहब ने मदीजी में अपना महर हाउस बनवाने का फ़ैसला किया है और बन रहा है, और इसी तरह यहाँ दक्खन जो शहर है वो, क्योंकि हर एक आदमी की जो शनाख्त है और उसकी अपने शहर से होती है, तो दक्खन आपका अभी टाउन बना है और वहाँ पे कमारे हाउस भी बन गया है। तो यहाँ पे तो आम परसेप्शन यही है कि यहाँ की सियासी जो लीड है और शहर का जो वारिस है वो कमारे है, और ईसानी या दक्खन फैमिली का तो कोई नाम ही नहीं आ रहा, और वो कह रहे हैं कि दफन हो गए वो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि फिर भी ये घूम फिर के हमारी इस बड्डों के ही चक्कर लगाएंगे सारे लोग। बात यह है कि मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दक्खन टाउन को तो अपने कब्जे आपको में। बताऊं, आपका कहना ये है कि हमने कहीं दुकान नहीं बनाई है, ठीक है। महर साहब ने मदेजी में दुकान, महर साहब का मदेजी वाले अगर इतने बेवकूफ़ हैं, इतने अगर वो जाहिल हैं कि एक बंदा आके और उधर दुकान अपनी खोलता है और कहता है कि जी मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जबकि वो वहाँ से जो है 30 किलोमीटर दूर रहता है, तो ये किसकी अकल पे पर्दा है? मेरी अकल पे पर्दा है या उनकी अकल पे पर्दा है? बात ये है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं क्या यहाँ से रिश्वत, मेरी क्या रोज़ी रोटी ज़मींदारी के अलावा यहाँ से कोई मेरी रिश्वत से होती है? यहाँ मैं इसके अलावा आप कहते हैं कि बड्डों पे मैं पूरे सिंध पे, पूरे पाकिस्तान पे नज़र रखता हूँ। मेरे कॉलम्स, किसी ज़माने में मैं कॉलम भी लिखता था डॉन वगैरह के लिए, तो वो भी मेरे छपे हैं। उसमें भी आप देखें कि मैंने क्या क्रिटिसाइज़ किया, और बहुत सी मेरी पब्लिकेशंस हैं। मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ इंटरनेशनली। मैंने तो फिक्शन भी लिखा है, मैंने तो नावल भी लिखा है जो कि इंटरनेशनली अवेलेबल है, इस वक्त भी अवेलेबल है। तो मेरी एक्टिविटीज़ और हैं। मैं यहाँ किसी को बेवकूफ़ बना के पैसों के चक्कर में नहीं बैठा हुआ। मैं एक आवाज़ उठा रहा हूँ, बोथ वोकल और लिखने पढ़ने में। तो मुझे जो है वो मदेजी में, और क्या मदेजी में मुझे नहीं जानते लोग, तो मुझे दुकान खोलनी ज़रूरी है यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? या आप कह रहे हैं कि जी ये दक्खन शहर कमारियों का है? दक्खन शहर से क्या कमारियों एक औताक रख के, और वो दक्खन शहर जो है वो जिनका भी है, हम तो नहीं कह रहे कि हमारा है हमारा। अगर बुनियाद देखें हमारा या दक्खन फैमिली का, हम एक ही फैमिली हैं। तो ये कहना कि जी उन्होंने ये किया वो कि, हाँ, अगर मैं MNA हूँ, अगर मैं MPA हूँ, तो शायद मैं लेज़ोन के लिए मैं मदेजी में या लखी में या कहीं भी मैं एक ऑफिस बनाऊं, या ये होता है। लेकिन अगर मदेजी के लोग या दक्खन के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ये समझते हैं कि जी उसने तो घर बना लिया तो इसलिए वो हमारा हो गया है, तो वो आपका नहीं हुआ। न पहले वो आपका था, न आज आपका है, न आइंदा आपका है, न आइंदा उसकी नस्लें आपकी हैं। बेशक वो मदेजी में महल बना ले, लेकिन वो आपका नहीं है। वो सिर्फ अपना जेब भर रहा है। जितने भी सियासतदान हैं यहाँ, वो सिवाय अपने जेब के, वो कभी भी किसी के लिए उनकी सिंपैथी नहीं है। एक आदमी के लिए, एक मिनट के लिए उनकी सिंपैथी नहीं है। ये ईसानी साहब, अभी सियासी हवाले से तो काफ़ी कुछ अभी बातें जहन में हैं आपसे करने के लिए, और लोगों को ये जो सवालात हैं कुछ आपके हवाले से वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो असल इशू है जो हम अभी यहाँ पे आए हैं जिस हवाले से, अगर उस पर गुफ्तगू करेंगे तो सियासी हवाले से तो वो चीज़ रह जाएगी। तो ये जो सर हेनरी हॉलैंड हॉस्पिटल है शिकारपुर की, जो ताज़ा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो ये असल में थोड़ी सी आप बात हमें समझाएं कि ये आपकी क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर? देखें सर, हेनरी हॉलैंड हॉस्पिटल किसी ज़माने में
एक ऑपरेशनल इदारा था। ये सर हेनरी हॉलैंड हॉस्पिटल असल में है क्वेटा में, और ये चर्च मिशनरी सोसाइटी की हॉस्पिटल है। सर हेनरी हॉलैंड शायद 1886 में या जब भी आए थे यहाँ, और फिर बहुत अरसा यहाँ रहे। तो यहाँ पे शिकारपुर में ये होते थे क्वेटा में, और क्वेटा में ही इनकी हॉस्पिटल है, आज भी है, वो चल रही है। चर्च मिशनरी सोसाइटी चलाती है, फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है वो। तो यहाँ पे कोई हिंदू सेठ थे हीरानंद। सेठ हीरानंद ने उनको सर हेनरी हॉलैंड को रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे शिकारपुर में कुछ आप शिकारपुर के लोगों की भी मदद करें, जो आप बलूचिस्तान में क्वेटा में बैठ के बलूचिस्तान के लोगों की करते हैं। तो उन्होंने फिर उनके लिए ये जगह मुहैया की थी। तो यहाँ पे पहले तो सर हेनरी हॉलैंड खुद विंटर्स में, यानी नवंबर दिसंबर में वो क्वेटा से यहाँ आते थे, 10-15 दिन के लिए आते थे, और वो यहाँ ऑपरेशंस भी करते थे, कैटरैक्ट वगैरह की, ये वो। तो उस हिसाब से ये जगह जो है वो मशहूर हो गई सर हेनरी हॉलैंड। उसके बाद सर हेनरी हॉलैंड आना बंद हो गए। उनके बेटे भी डॉक्टर थे, वो भी आते रहे यहाँ। और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ एक यहाँ रिहाइश की जगह भी बनाई थी, जो उनके जो डॉक्टर्स थे कुछ वो विज़िट करते थे। लेकिन कभी भी उनके डॉक्टर्स ने 15-20 दिन से ज़्यादा यहाँ विज़िट नहीं किया, बाकी साल ये हमेशा बंद रहती थी। तो उसके बाद फिर पार्टीशन के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी अरसे तक। वहाँ CMS हॉस्पिटल जो है, चर्च मिशनरी सोसाइटी की जो हॉस्पिटल क्वेटा में है, वहाँ से डॉक्टर्स सिर्फ विंटर्स में 15-20 दिन जो भी है महीना वो आते थे और यहाँ लोगों की खिदमत करते थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जगह भी डिसरिपेयर में चली गई। कोई भी, मैंने अभी कहीं पढ़ा है कि एक बड़ी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, कभी भी वहाँ कोई मैग्निफिसेंट बिल्डिंग नहीं थी। मैं भी यहीं का हूँ, मैं भी बहुत अरसे से इस चीज़ को देख रहा हूँ। कोई वहाँ बिल्डिंग, बैरिक्स थी, बैरिक्स में अभी वो सारी बैरिक्स जो हैं वो टूट फूट गई हैं। सिर्फ पिछले 25-30 साल से ये अबैंडन्ड है, ये अबैंडन्ड प्रॉपर्टी है। लेकिन ये प्रॉपर्टी हमेशा पहले दिन से 1948 में ये री रजिस्टर हुई है इन द नेम ऑफ चर्च मिशनरी सोसाइटी। तो ये चर्च मिशनरी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं शिकारपुर में, एक ये सर हेनरी हॉलैंड आई हॉस्पिटल जो कहलाती है रुस्तम चौक पे, और दूसरी इनकी एक बंगलो बना हुआ है आगे जाके ओल्ड कंदकोत रोड पे। अब मसला ये है कि आज, और ये पिछले 25-30 साल से लोग ये अबैंडन प्रॉपर्टी समझ के इसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो लोग शोर मचा रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो सबसे आगे थे उसको उस पर कब्ज़ा करने के लिए। उन्होंने दुकान भी बनवाए वहाँ बाहर, ठीक है। अब बात यह है कि ये प्रॉपर्टी है चर्च मिशन सोसाइटी की, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ना इसका कोई ट्रस्ट डीड है, ना इसके कोई ट्रस्टीज़ हैं। अगर कोई ट्रस्ट डीड है तो कोई सामने ले आए, अगर कोई ट्रस्टीज़ हैं तो वो खुद सामने आए, खुद वो कन्फ्रंट करें ना कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम ट्रस्टीज़ हैं, तो आप कौन हो, यहाँ आ रहे हो, ठीक है। अब ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो चर्च मिशन सोसाइटी है या CMTA अब कहलाती है, चर्च मिशनरी ट्रस्ट एसोसिएशन, अब ये जाहिर है उनकी यहाँ कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी यहाँ बहुत कम है, और वो चाह रहे थे कि इसको हम डेवलप करें अपने कम्युनिटी के लिए। लोग यहाँ ग्रैब करने के चक्कर में कि ये इनको तो हम भगा देंगे मुफ्त में, और बड़े लोगों ने किया भी, बड़े जैसे कि मैंने कहा, जिसमें जो आजकल सबसे आगे है शोर मचाने में, वो खुद प्रॉक्सीज़ के थ्रू इसको लेने के चक्कर में पिछले 10 साल से पड़ा हुआ है। लेकिन कोई भी उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट, जिस तरह से वज़ीर साहब बोल रहे हैं कि जी यहाँ हम हॉस्पिटल बनाएंगे, जी बिस्मिल्लाह,
आप हॉस्पिटल बनाएं, आप ट्रस्ट बनाएं, हर चीज़ बनाएं, अच्छी बात है कि शिकारपुर के लोगों के लिए, लेकिन जो मालिक है उस ज़मीन का, उसके साथ तो बैठ के आपको हिसाब करना पड़ेगा ना। आप तो ये नहीं कह सकते ना कि जी हमने ये ले ली ज़मीन। आप उनके साथ लें, गवर्नमेंट के पास इख्तियार है अंडर दी एक्विजिशन ऑफ लैंड्स एक्ट, कोई भी ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट अक्वायर कर सकती है। मालिकों के साथ बैठ के एक कीमत तय करें, आप ले लें। अच्छा, ये ईसानी साहब आपको भी मेरे ख्याल में नॉलेज होगी, इल्म में होगा, और हमें भी है। हमने अब देखा भी था कि एक तो पहले जो इसके ऊपर काम कर रहा था मेरे ख्याल में इम्तियाज़ शेख, कुछ दुकानें वगैरह, कुछ कंस्ट्रक्शन, तो इसके हवाले से भी शहरियों ने बड़ा एहतजाज किया था और उसको रुकवाने के लिए। तो शहरियों का मौक़िफ़ ये है कि ये एक असासा है शहर का, इसको आप बजाय इसके कि आप इसमें कुछ और बिजनेस माइंड की कोई चीज़ें बनाएं, आप इसमें वेलफेयर के हवाले से कोई चीज़ बनाएं और इसको शहर के पहले ही इदारे नहीं हैं, लोगों को कोई वेलफेयर नहीं हो रही, कोई फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, इदारे तबाह हो रहे हैं। तो आप ईसानी साहब जो कि अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, कि अच्छा आदमी है, तो वो बजाय इसके कि इस हवाले से जो मुहिम चला है कि इसको आप मतलब किसी तरह कोई सेल आउट हो जाए या कंस्ट्रक्शन और हो जाए, तो इस हवाले से क्यों नहीं कर रहा है कि इसको हॉस्पिटल बनवाया जाए, इसको फंक्शनल किया जाए। इसको क्रिश्चियन ट्रस्ट ने जो ये हॉस्पिटल सिर्फ क्रिश्चियन के लिए तो नहीं बनाई थी ना, पूरे शहर और आवाम के लिए बनाई थी, तो इसको फंक्शनल किया जाए ना। देखें, सबसे पहली बात यह है कि एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाए कि ये दो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है आई हॉस्पिटल जो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका जिक्र किया गया है और उसे लिखा हुआ है वहाँ पे हीरानंद आई हॉस्पिटल। दूसरा बंगलो है। अच्छा, बंगलो का तो वो रिहायशी एक वो प्लॉट था जहाँ पे 15-20 दिन के लिए डॉक्टर्स आते थे, उसका तो कोई लेना देना नहीं आई हॉस्पिटल के साथ, वो तो एक रेजिडेंशियल बंगलो, लेकिन ओनर वही है, CMS चर्च मिशन सोसाइटी। वो प्रॉपर्टी जो है वो इत्तेफाक से ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ लोग बोल जाते हैं बग़ैर किसी तस्दीक किए। उसकी वो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है 1968 में। अब मुझे बताएं कि 1968 में सर हेनरी हॉलैंड का क्या वहाँ वास्ता था? ठीक है, 1968 यानी पाकिस्तान बनने के 21 साल बाद। अच्छा, अब आ जाएं ये दूसरा प्लॉट। अच्छा, उसका तो कोई यहाँ इस असासे और शहर के असासे से कोई वास्ता ही नहीं है। अब आ जाएं आई हॉस्पिटल पे। मैंने पहले भी ये कहा है और कि अगर वज़ीर साहब इतने पावरफुल हैं और सब कुछ है, तो क्यों नहीं एक प्लान बनाते, गवर्नमेंट एक प्लान दे दे इस प्रॉपर्टी के बारे में कि जी हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप इस क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च मिशन सोसाइटी CMTA से आप बैठ के बात कर लें। मेरा बीच में आना जाना कोई मायने नहीं रखता। गवर्नमेंट का पब्लिक ये एक्विजिशन ऑफ पब्लिक लैंड्स का एक इख्तियार है, तो मेरा नाम खामखा उसमें मैं तो एक उनके रिक्वेस्ट पे डेवलप कर रहा हूँ उनकी ज़मीन, और वो कहते हैं कि जी हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए डेवलप कर रहे हैं। तो मैं डेवलपर हूँ, मेरी एक बिज़नेस है, आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। कराची में जाके देख लें मेरे प्रोजेक्ट जिनको नहीं पता। ईसानी साहब, अभी यहाँ पे भी कल्चर है हमारा और एक रिवायत है कि जो मुतनाज़ा चीज़ होती है तो उस पे जो है कोई अगर कोई अच्छा आदमी होता है, कोई पॉजिटिव माइंडेड होता है, तो वो उस के ऊपर फिर किनारा कोई हल निकल आए तो मैं खामखा। और एक दूसरी बात यह कि आप भी तो यहाँ के हैं, अगर आप ये तवक्को इम्तियाज़ शेख से कर रहे हैं कि वो इस तरह की मूवमेंट करे, आपका भी असर रसूख है, तो आप भी तो गवर्नमेंट को इस तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, माइल कर सकते हैं कि यहाँ पे आप काम करें और इस प्रॉपर्टी को अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल करें। देखिए, ये दो सवाल आपने किए हैं। एक तो ये कि अगर जो भी अगर कंट्रोवर्शियल है तो किनारा कशी क्यों,
एक बंदा खुद उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। और ये साफ जाहिर है, ये जितने ब्लैकमेलर्स और चमचागिरी कर रहे हैं, ये सारे इस चक्कर में कोई भी सिंसियर नहीं है। इन्होंने खुद, आपने खुद कहा है कि जी वो 10-12 साल पहले इम्तियाज शेख खुद खरीदने के चक्कर में था, तो उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया था। अभी आप मुझे कह रहे हैं कि जी आप भी इन्फ्लुएंशियल है। मेरा कौन सा इन्फ्लुएंस है? मेरा तो बडो थाने पे इन्फ्लुएंस नहीं है। तो आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। ये इसके लिए फंड्स चाहिए। आपको अंदाज़ा है, इनको अंदाज़ा है, किसी ये जो आज शायद रैली निकाल रहे हैं वकील और मीडिया के लोग, तो उनको अंदाज़ा है कि इस प्लॉट पे अगर हॉस्पिटल बनेगी तो उसके लिए कितने फंड्स चाहिए। सबसे पहले तो ये ख़रीदें वो प्रॉपर्टी, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाएं या जो भी करें। ये कम से कम 250 से 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अप्रूव करे सिंध गवर्नमेंट। मैं तो रुकावट हुई ही नहीं ना, मेरी तो कोई मायने ही नहीं है उस सारे चक्कर में। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी जाने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जाने, आपस में बैठ के करें। और इम्तियाज शेख को अगर ये शौक़ है कि वो यहाँ हॉस्पिटल बनाए, तो मैं तो एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा पहले आप सिविल हॉस्पिटल तो चला लें। 100 करोड़ रुपए 5 साल पहले उस पर खर्च हुए हैं। अभी हालत देखें आप सिविल हॉस्पिटल की। आप पूछें किसी भी शहरी से कि सिविल हॉस्पिटल। ये ईशान साहब बताइए, कितने एराजी है जो अभी जिस पे मसला चल रहा है? ये जो आई हॉस्पिटल है ये 1,40,000 फुट है। अब 1,40,000 फुट पे आप बिल्डिंग्स बनाएं, मुझे बताएं क्या उनको अंदाजा है कितना खर्चा? आगे पीछे जो बंगलों का पूरा प्लाट कितने का? कौन सा? नहीं आगे पीछे बंगलो नहीं है, ये अलग अलग प्लॉट, वो तो दूर है। अच्छा नहीं, जो अभी जिसके ऊपर ये जो शहरियों का भी एहतजाज हो रहा है और जिसके ऊपर ये मुहिम चल रही है, तो आपने जो पहले बताया इंटरव्यू के दौरान कि जो आई हॉस्पिटल उसके साथ फिर बंगलों का भी उसके साथ नहीं है। बंगलो तो 3-4 किलोमीटर दूर है। वो बंगलों की जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर कोई उसके ऊपर देखें, सारा मसला ये है इस वक्त जो CMS या CMTA का जो काम चल रहा है वो बंगलों पे चल रहा है। यहाँ तो कोई काम कर भी नहीं सकता, इसलिए कि एक नंबर 1 ये हेरिटेज साइट है, नंबर 2 ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत सील हुई है, नंबर 3 यहाँ NOC की भी ज़रूरत है। जहाँ ये बंगलोज का जो प्लॉट है जहाँ पे अभी ये काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, बाय द वे ये आई हॉस्पिटल की वजह से नहीं कर रहे हैं, ये जो बंगलोज पे काम चल रहा है ये रैली उसकी निकल रही है। और इसकी बदनीयती ये है कि वो खुद क्योंकि हजम करना चाहते हैं। आई हॉस्पिटल पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, यानी उस पर कुछ हो ही नहीं सकता, ताला लगा हुआ है उस पर। तो इसका अभी दोबारा से कमिश्नर साहब आए थे तो ताला दोबारा से लगवाया, बीच में खुला था, दोबारा से लगवा दिया है ताला। तो उस पर तो ताला लगा हुआ है, उस पर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। वो नोटिफाई हुई है एज अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके तहत गलत फहमी हो या जैसे भी हो, मुख्तियार कार ने सील किया हुआ है। तो सारा ये ब्लैकमेल, ये लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देके, लोगों को गलत बयानी करके ये काम जो हो रहा है, अच्छा वो काम जो हो रहा है उस पे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बाकायदा अप्रूवल है उस प्रोजेक्ट के लिए एज अ हाउसिंग स्कीम, जिसमें शिकारपुर म्यूनिसिपल कमेटी की NOC है, जिसमें सिटी सर्वे ऑफिसर और मुख्तियार कार ने वो टाइटल वेरीफाई की है कि ये CMTA की टाइटल है, कि इनका प्लॉट है, जिसमें सुई गैस ने NOC दी है, जिसमें सखर इलेक्ट्रिक पावर ने NOC दी है। अब ये जब ये सारे लोग, क्या ये गलत हैं या सिर्फ इम्तियाज शेख सही है? ये पब्लिक ट्रस्ट है। आप मुझे बताएं, आपको ये पता है? डिक्शनरी खोल के देखें कि पब्लिक ट्रस्ट क्या होती है, फिर आप पब्लिक ट्रस्ट का कानून देखें। 1852 का कानून आज भी चल रहा है, उसको ज़रा पढ़ें थोड़ी देर 5 मिनट के लिए कि पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है, उसका ट्रस्ट डीड कैसे बनता है और ट्रस्टीज़ कहाँ से आते हैं और कौन होते हैं।
तो ये सिर्फ और सिर्फ मुहिम जो चल रही है, और आप कह रहे हैं मैं किनारा कशी करूं, क्यों करूं मैं किनारा कशी? मैं तो इनके खिलाफ इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि ये खुद हड़प करना चाहते हैं ये आई हॉस्पिटल। इनकी नज़र है, कोई इनकी नीयत नहीं है आई हॉस्पिटल या दूसरी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी इतनी ख्वाहिशें होती शहर के लिए तो सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल को तो ठीक कर लो, वहाँ तो डॉक्टर्स को चला लो थोड़ी। अच्छा, ये ईसानी साहब बताइए कि ये जो एक तो आप बताएं कि जो हॉस्पिटल है आई हॉस्पिटल, उसका प्लाट कितना है, इराजी पे मबनी है, और ये बंगलों का जो प्लाट है वो जिस पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो कितनी इराजी का है? ये जो हॉस्पिटल का प्लॉट है ये 1,40,000 फुट है, 1,40,000 स्क्वायर फीट। ये प्लॉट जो है 1,40,000 फुट पे अगर आप बिल्डिंग बनाने जाएंगे तो आपको आजकल के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर बिल्डर भी हूँ और पिछले 50 साल से मैं आर्मी के लिए भी, आर्मी इंजीनियर्स में भी था मैं, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अप्रूव करवा लें, मैं बार बार ये कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध अप्रूव कर ले ये प्रोजेक्ट, और फिर आप इसकी फंडिंग जो है एक्वायर कर लें। और क्यों नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल शिकारपुर शहर में और भी बहुत कुछ बनना चाहिए। अब शेख अयाज यूनिवर्सिटी आपने अनाउंस की है, उसके लिए बहुत बड़ा बाहर आपने बाईपास पे प्लॉट भी कर दिया है अलॉट, लेकिन क्या उसके लिए फंडिंग की है? अभी एक ईंट भी लगी है वहाँ, उसको कितने साल हो गए? अभी भी वो CNS कॉलेज के उस पे बिल्डिंग में जो है वो पता नहीं कैसे किस हिसाब से क्लासेस हो रहे हैं। तो आप यूनिवर्सिटी बनाएं ना, क्यों नहीं बना रहे? सिंध यूनिवर्सिटी के पास, सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे हैं क्या? सिंध गवर्नमेंट के पास पैसे हैं ये 1,40,000 फुट डेवलप करने के लिए? या इम्तियाज़ शेख के पास माशाल्लाह बहुत पैसे हैं, कुछ वो भी डोनेट करेंगे या नहीं करेंगे? सबसे पहले तो उनको एक बेनेवलेंट फंड क्रिएट करना चाहिए जिसमें वो 10 करोड़ अपने डालें। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, सबसे पहले तो वो बेनेवलेंट फंड क्रिएट करें फॉर हेनरी हॉलैंड हॉस्पिटल। उसमें वो कम से कम 10 करोड़ अपने जेब से डालें उस फंड में, किसी भी बैंक में। उसके बाद फिर आके वो मेरे से भी बात करें, दूसरों से भी करें, मैं खुद उसकी फंडिंग की मुहिम चलाऊंगा और गवर्नमेंट से भी वो अप्रूव करवाएं, सब कुछ कराएं। अच्छा, अगर हिम्मत है वो कितने है? जी, ये जो बंगलों का प्लाट है, बंगलों का जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो दूर है ज़रा, थोड़ा सा बड़ा है, वो 2,25,000 स्क्वायर फुट। हाँ जी। तो वहाँ पे अभी कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हो गई है, अभी हो रही है या बंद है क्या? वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो प्लॉटिंग हो रही है, जिसके वो रोड्स वगैरह बनते हैं, सीवरेज वगैरह बनती है, वो अभी शुरू हुई है। 2 दफ़ा वहाँ DC साहब ने पुलिस भेजी है, एक दफ़ा वहाँ 5 आदमियों को अरेस्ट करके ले गए, SP ऑफिस में रखा। एक एक्सकवेटर और 2 ट्रैक्टर्स जो हैं वो भी उन्होंने ले गए वहाँ से। फिर कुछ घंटों के बाद उनको छोड़ दिया बग़ैर किसी एक्सप्लेनेशन के। मेरे पास वहाँ CMTA का पावर ऑफ अटर्नी है, मैं उनके बिहाफ पे काम करवा रहा हूँ। अलॉटमेंट वो खुद कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को उन्होंने जो भी जहाँ भी है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है किसको देते हैं किसको नहीं देते। CMTA एक इंस्टीट्यूशन है जो कराची डायोसीज के बिशप के अंडर काम ये बताइए कि जो ये प्लाट पे अभी कंस्ट्रक्शन होने जा रही है तो इस पे क्या बन रहा है, क्या बनने का प्लान है? ये तो एक हाउसिंग स्कीम है ना, सिर्फ प्लॉटिंग। हाउसिंग स्कीम जो आप घर बनाएंगे तो वो आप सेल आउट करेंगे क्रिश्चियंस को ही सही या आम पब्लिक को सेल आउट करेंगे, क्या मतलब? देखिए ये बंगले नहीं बन रहे यहाँ, सिर्फ प्लॉटिंग हो रही है और प्लॉट्स जो हैं इन्होंने अलॉट किए हैं अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को। ठीक है, अब क्रिश्चियन कम्युनिटी की अपनी मर्जी है। देखें एक दफ़ा मतलब है कि उसको कितने कुछ को स्क्वायर फुट मतलब है क्रिश्चियन के मुख्तलिफ आदमी को वो गरीबों को मतलब है कि मेरे ख्याल में देंगे, फिर वो उनकी मर्जी होगी कि वो जो भी कुछ बनवाना चाहें, घर बनाना चाहें या कुछ, मतलब उनकी मर्जी है घर बनवाना चाहें या वो बेच दें।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वो अपने ऑफिसर्स के लिए प्लॉटिंग करती है, प्लॉट ऑफिसर्स को देती है, फिर वो ऑफिसर्स जो हैं वो सिविलियन को बेच देते हैं अपने अपने उसमें। तो ये भी अगर ये करना चाहें, क्रिश्चियन कम्युनिटी को इन्होंने अलॉट किया है, हमारा कोई उसमें अमल दखल नहीं है, हम तो सिर्फ एक एज अ डेवलपर, और फिर अगर वो सेल करते हैं तो उसमें उनकी हम मदद करते हैं कि अगर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो कराची में रहते हैं या और कहते हैं, देखें बेसिकली वर्ड आता है बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब बात ये है कि इसमें सबसे पहले तो मुझे कोई ये बताए, और हमें भी पता है कि ये पुलिस अगर आती है या डीसी अगर एक्ट करता है तो किसके बिहाफ पे कर रहा है, कौन किसके ऑर्डर्स पे कर रहा है। सबसे पहले तो मैंने भी इनसे अभी लास्ट टाइम जब आए थे तो मैं इत्तेफाक से बीमार था तो मैं वहाँ पहुँच नहीं सका, घर पे था, तो उनसे मैंने ये कहा था कि जी आप को जो भी यानी FIR आप काटना चाहते हैं बिल्कुल काटें, आप अगर कोई इरेगुलरिटी है, आप कहते हैं जी आप कब ने कब्ज़ा किया है या इसने कब्ज़ा किया है या उसने कब्ज़ा किया है, आप कोई राइटिंग में तो दें हमें। अब वो कहते हैं जी हमें वर्बल ऑर्डर मिले हैं, हम कैसे राइटिंग में दे दें। SHO साहब आते हैं और मुख्तियार कार आता है तो वो कहता है कि जी हमें तो मैंने कहा जी वर्बल ऑर्डर्स अगर आपके पास आते हैं तो आप क्यों उस पर एक्ट करते हैं, आप उनके नौकर हैं। आप किसके नौकर हो, आप गवर्नमेंट के नौकर हो या पब्लिक के नौकर हो या आप DC और सियासतदानों के नौकर हो कि जब मर्जी आए आप जो है वो एक मोबाइल पुलिस की लेके आप आ जाओ, डिसरप्ट कर रहे हो। अभी भी यहाँ आए हुए हैं ये क्रिश्चियन कम्युनिटी और वो इस यहाँ आज सर्विस कर रहे थे, सबको इतला भी दी है, कमिश्नर, DIG, DC, SSP। तो मैंने उनको ये मना किया क्योंकि इनकी भी रैली निकल रही थी, मैंने उनको मना किया। आप आज आए हुए हैं, सखर में हैं वो, कि मैंने उनको मना किया। मैंने कहा देखें ये खामखा क्लैश हो जाएगा, ये बात लोकल से हटके ये नेशनल चली जाएगी, नेशनल से भी आगे जा सकती है क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का मसला है, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। मैंने कहा अभी आज ना करो, तो आज मैंने उनको मना किया क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ये CMTA को, कि आज, वरना वो उनकी चर्च है यहाँ इस प्लॉट पे जिसको हेनरी हॉलैंड आई हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे उनकी चर्च भी है, वहाँ पे वो संडे सर्विस भी होती है, वहाँ पादरी आता है सखर से। और आज के दिन वो कह रहे थे कि हम कम से कम 400-500 लोग आए, वैसे तो वो 10-15-20 लोग आते हैं, हम 400-500 लोग आएंगे वहाँ, हम चर्च सर्विस के लिए आएंगे और फिर वहाँ से हम मार्च करेंगे। तो उनको मैंने आज मना किया बड़ी मुश्किल से कि जी आज आप ना करें, आप बेशक अगले संडे कर लें या जो भी करना है आपको, और प्रोटेस्ट आपने करनी है। आप कह रहे हैं कि आपकी, वो कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कैसे कोई ले सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनकी है ना। आप बेशक शहर का असासा हो लेकिन प्रॉपर्टी तो उनकी है ना। अच्छा, ये ईजान साहब बताइए कि अभी जो इसके अंदर जो इंटरेस्ट है, एक तो सुनने में आ रहा है कि जो अभी प्रेजेंटेड मिनिस्टर हैं इम्तियाज़ शेख साहब, उनकी इंटरेस्टेड है, और भी किसी की है? सामने तो सिर्फ जो बयान वगैरह दे रहे हैं और जो इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं वो तो इम्तियाज़ शेख साहब ही हैं। और इम्तियाज़ शेख साहब एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, तो उनको इस तरह से, और ख़ास तौर पे जो मेरा नाम लेके, और यकीन करें मैं इम्तियाज़ शेख से आज तक ज़िंदगी में मिला ही नहीं कभी, हालांकि एक ही ज़िले में हैं, साथ के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी है, थोड़ी बहुत सियासत मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आज दिन तक मेरी कभी ज़िंदगी में इम्तियाज़ शेख साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे मोहतरम हैं, सब कुछ हैं, MPA हैं, MNA हैं, MPA हैं, मिनिस्टर हैं और बड़ी इज़्ज़त है उनकी, तो मैं तो उनसे ये कहूँगा कि पहले सारे फैक्ट्स एसरटेन करें और बजाय ये रैलीज़ वगैरह करवाने के और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करवाने के, क्योंकि देखें ये माइनॉरिटीज़ का इशू पाकिस्तान में बहुत सेंसिटिव इशू है
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है यहाँ पे, हिंदू तो ना वो मिलिटेंट हैं, वो खामोशी से उनकी ज़मीनों पे भी कब्ज़े हो रहे हैं ये, लेकिन ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जिनका ताल्लुक मेनली पंजाब से है, वो बहुत वोकल भी है, वो बहुत अग्रेसिव भी है, और वो कुछ भी कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए, क्योंकि वो अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, शायद बहुत से हमारे दोस्तों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये कभी गांव से अपने हमारे बड़े बड़े लीडर भी जो हैं वो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं कि कराची उन्होंने देखा है, तो वरना उनके लिए तो दखन भी बहुत बड़ा शहर था। तो उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि ये वो क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं है, ये गोवंस नहीं है बाहर के, ये एंग्लो इंडियंस नहीं है, ये पंजाब से इनका ताल्लुक़ है सबका, और ये यहीं पे सदियों से रह रहे हैं, ये बाहर के आए हुए क्रिश्चियन नहीं है, ये सदियों से ये इनका ये कम्युनिटी यहाँ रह रही है, ठीक है। तो आप खुदारा ऐसे सिचुएशन ना क्रिएट करें। अच्छा, आप बैठे ये आप बताइए कि अभी जो एहतजाज हो रहा है, या फिर ये इसके पुष्ट पे तो हो सकता है कि अंडरग्राउंड पे इम्तियाज़ शेख हो, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, वो प्योरली मैं भी जानता हूं और कुछ काफ़ी सारे लोग भी जानते हैं उनको, कि वो अच्छे शहरी हैं और पॉजिटिव हैं और शहर की फलाह के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग आगे आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, तो आप तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो किसके पुष्ट पे काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं उनको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी के बेहस्त पे वो काम कर रहे हैं और उनको गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सारी ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनको बिल्कुल नहीं पता कि ये इसका क्या लीगल स्टेटस क्या है या और कोई चीज़। अब एक चीज़ असासा है, अब मैं ज़रा एक इनको थोड़ा सा ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ। एक असासा है शहर का, शहर का असासा क्या प्लॉट है, या शहर का असासा जो है वो हेनरी हॉलैंड का नाम है, क्या है मुझे आप बताएं। शहर का असासा क्या वो प्लॉट है जिसमें खंडरात हैं? अभी कभी आप गए हैं अंदर? कभी आप अंदर गए हैं उस प्लॉट के, जहाँ पे जंगल और सांप और टूटी हुई बिल्डिंगें हैं, जो गिरी हुई बिल्डिंगें, और वो तोड़ी भी किन्होंने? इन्होंने खुद ने तोड़ी हैं। तो आपको अगर हेनरी हॉलैंड आई हॉस्पिटल बनाना है तो सबसे पहले मैं एक सजेशन देता हूँ इनको, आप क्यों नहीं RBUT जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें जो आई विंग है, उसमें सबसे पहले तो उसमें हेनरी हॉलैंड का नाम दे दें। सर हेनरी हॉलैंड जो है आई विंग या आई डिपार्टमेंट या जो भी करना है आपने। तो असासा क्या है, देखें आखिर एक वहाँ कोई खूबसूरत बिल्डिंग तो है नहीं, वहाँ सिर्फ 4 दीवारी है, इसके 4 दीवारी के अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो आपकी हेरिटेज क्या है? वो आप खंडरात आपकी हेरिटेज है। आपकी हेरिटेज अगर आप शिकारपुर में कहते हैं आपकी हेरिटेज है, तो वो सर हेनरी हॉलैंड का नाम है और सर हेनरी हॉलैंड की खिदमात हैं। तो उनको आप डेवलप करें, चाहे वो जहाँ मर्जी आप डेवलप कर रहे हैं, आप इसको भी यहाँ इसको भी आप डेवलप करें। अच्छा, इसके अलावा शहर किस तरीके से बढ़ेगा आगे? जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, जब तक कोई तामीराती काम नहीं होगा शहर में, तो वो कैसे शहर आगे बढ़ेगा? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, चलें यही प्लॉट ले लें, यहीं पे आप हेनरी हॉलैंड हॉस्पिटल बना लें, लेकिन एहतजाज आप किस बात का कर रहे हैं? वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। किसी ने वहाँ कोई बिल्डिंग बनानी शुरू की है या क्या किया है? आप जाके तस्दीक तो करें ना। तो आप एहतजाज किस चीज़ का कर रहे हैं कि ये प्लॉट को कहाँ कोई लेके जा रहा है? प्लॉट तो वहीं पे पड़ा हुआ है ना, ताला लगा हुआ है। क्या वहाँ कोई वहाँ से कोई किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन शुरू की है या क्या किया है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी कंस्ट्रक्शन की।
किसी ने कोई म्यूटेशन की एप्लीकेशन नहीं दी, किसी चीज़ के वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप एहतजाज किस चीज़ का कर रहे हैं? आपको तो फिर बैठ के, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी आपके दोस्त मेरे दोस्त हैं वो मिसकंसीव्ड हैं कि क्या हो गया पता नहीं जी, हमारा असासा चला गया। वो किसी ने जी ये 140 स्क्वायर फुट का प्लॉट जो है वो पीठ पे रख के और भाग गया, शिकारपुर से लेके बाहर चला गया। ये क्या बात हुई? या कोई अकल की बात, कोई ये वकील और मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाके देखें तो सही कि उधर ताला लगा हुआ है या नहीं। बाहर रोड पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है और ये इतनी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि ये रैली निकाल रहे हैं। ये मैं फिर वही रिपीट करता हूं कि प्लॉट भी वहीं पे है, क्रिश्चियन मालिक भी वहीं पे हैं। आप प्लान बनाएं, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को एक्टिवेट करें और उस पर कहें कि जी यहाँ एक ग्रैंड 10 स्टोरीज की सर हेनरी हॉलैंड हॉस्पिटल बनेगी, जिसकी मालियत होगी 250 से 300 करोड़। कल सुबह काम शुरू हो सकता है। बहुत शुक्रिया ईसानी साहब, आपने बहुत सारा अपना कीमती टाइम हमें नवाजा, सच्चाई न्यूज़ को और लोगों को असल हक़ाइक़ से आगाह किया। थैंक यू, थैंक यू। और मैं फिर ये जो भी हमारे दोस्त हैं जो ये शिकारपुर के असासों की जो वो कदर करते हैं, तो उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो सही हक़ाइक़ हैं किसी के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि उनका पर्सनल एजेंडा है। वो सियासतदान भी हैं लेकिन वो साथ साथ कुछ और भी हैं, वो सबको पता है, दुनिया को पता है। कोई चीज़ भी उन पे नैब के केसेस भी चल रहे हैं, उनके दूसरे नाअहली के केसेस भी चल रहे हैं, और बस अब मैं इससे ज़्यादा और क्या करूं। इसमें उनकी रिपोर्ट भी जो एसएसपी ने लिखी थी इससे पहले, जो रिजवान साहब थे एसएसपी, तो अब उनके बारे में मैं क्या कहूँगा। आप उनके पीछे लगे रहें। यहाँ जो भी क्रिमिनल पॉलिटिक्स वैसे ही यहाँ क्रिमिनलाइज्ड है। कोई एक पॉलिटिशियन मुझे बता दें यहाँ एक, और मैं नाम लेके अगर बताऊं तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कि जिसने क्रिमिनल्स नहीं पाले हुए, आप मुझे बताएं। चलें, इसका जवाब मुझे आज अभी आप दें कि आया कोई यहाँ एमएनए एमपीए है जिसने क्रिमिनल्स नहीं पाले हुए? मुझे बताएं ज़रा, आप मुझे बताएं ना, आप जवाब दें मुझे। आपसे मैं पूछ रहा हूं, जवाब दें ना। आप क्यों नहीं दे रहे जवाब? आप मुझे जवाब दें ना, मुझे क्यों नहीं दे रहे आप जवाब? खामोश क्यों है आप? कोई ऐसा एमएनए एमपीए है जिसने क्रिमिनल्स नहीं अपने पाले हुए, जिनसे वो काम लेते हैं, जिनसे इस हद तक भी काम लेते हैं कि वो मर्डर के भी काम लेते हैं? तो फिर इससे ज्यादा और क्या? टोटली क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स है शिकारपुर की। क्रिमिनल एलिमेंट हर पॉलिटिकल लीडर ने पाला हुआ है और यही सियासत है। फिर आप मुझे कहते हैं कि जी आपके वोट नहीं आए। कहाँ से वोट आएंगे? फरिश्ते देंगे आके वोट? क्रिमिनल तो मुझे वोट देने से रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई यहाँ से भाग जाऊँगा या कोई मैं छोड़ दूँ इनकी ऑपोजिशन, या कोई मैं जो आपने शायद वर्ड यूज़ किया दिल बर्दाश्ता। मैं क्यों दिल बर्दाश्ता? मैंने अपने लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैं अगर सियासत कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे इस वक्त क्या है, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह मेरे पास बहुत कुछ है। खैर नाज़रीन, मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़। आप हमारी ख़बरें किसी भी वक्त यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़, स्पेल है SACHAI स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।